नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कृष्णा और मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करता हूं करंट अफेयर और जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन को, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। किसी भी जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, उसके अंदर जनरल स्टडीज और करंट अफेयर के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। दोनों एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए आप इस क्वेश्चन वीडियो को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसे एज एग्जाम की तरह से ट्रीट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन किस तरह का चल रहा है। अगर आपसे गलती होती है, क्वेश्चन में रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिए और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द टाइगर सेंसस इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारी कंट्री में, इंडिया के अंदर टाइगर के सेंसस से रिलेटेड आपके पास ये कुछ डाटा है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और ये स्टेटमेंट 3। और आपसे नीचे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, हमें आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, द टाइगर सेंसस इज डन एवरी 5 ईयर बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे शॉर्ट में NTCA भी बोला जा रहा है। क्या हर 5 साल में एक बार ये सेंसस कंडक्ट किया जाता है NTCA के द्वारा। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है, इंडिया हैज फुलफिल्ड इट्स रेजोल्यूशन मेड इन 2010 टू डबल द टाइगर नंबर बिफोर द टारगेट ईयर ऑफ 2022। हमारी कंट्री ने 2010 में एक रेजोल्यूशन लिया था कि 2022 तक, उससे पहले या उस डेट तक क्या करेगी कि टाइगर की जो भी पॉपुलेशन है उसे डबल करने के लिए इनिशिएटिव उठाएगी। ये रेजोल्यूशन लिया था 2010 में। स्टेटमेंट 2 में आपसे ये बोला जा रहा है। स्टेटमेंट 3 में आपसे बोला जा रहा है, द टाइगर हैज फुलफिल, अच्छा ये तो हो गया। इंडिया 2018 टाइगर सेंसस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग वर्ल्ड लाइफ सर्वे। ये 3 स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि 2018 में जो टाइगर सेंसस हुआ था, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे है। किसकी बात करें हम, एनिमल के रिगार्डिंग में। तो ये 3 स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये ऑप्शन है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है 1, 2, 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 की हम बात करें तो वो गलत है। क्यों गलत है, अब वो देख लेते हैं। तो टाइगर सेंसस की अगर हम बात करें हमारी कंट्री के अंदर, तो जैसे आपके लिए स्टेटमेंट में बोला गया था कि एवरी 5 ईयर में कंडक्ट किया जाता है, नहीं, एवरी 5 ईयर में नहीं, एवरी 4 ईयर में कंडक्ट किया जाता है हमारी कंट्री के अंदर। और कंडक्ट करने वाली जो इंस्टीट्यूशन है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, शॉर्ट में जिसे NTCA भी बोला जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये एवरी 4 ईयर में कंडक्ट किया जाता है सेंसस, ना कि 5 साल में, अगर हम टाइगर सेंसस की बात करते हैं तो। अब बाकी के जो 2 स्टेटमेंट है कि भाई हमारी कंट्री ने 2010 में एक रेजोल्यूशन रखा था कि भी हम 2022 तक हम लोग क्या करेंगे, टाइगर की जो भी पॉपुलेशन है उसे डबल करेंगे। ये रशिया के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट हुई थी 2010 में, तब ये रेजोल्यूशन हमारी कंट्री के द्वारा लिया गया था, जिसे हम फुलफिल कर पा रहे हैं। तो यानी कि स्टेटमेंट 2 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अब बात करते हैं स्टेटमेंट 3 की। तो स्टेटमेंट 3 में आपसे ये बोला गया था कि 2018 में जो टाइगर सेंसस हमारी कंट्री के अंदर जो हुआ था, उसने क्या हुआ, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे कंडक्ट किया गया है। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है और इस वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये बात मेंशन की गई है कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग सर्वे है किसी एनिमल बेस्ड पे। अच्छा, और ये जो डबल हो गई है, अगर आप टाइगर्स की नंबर की अगर हमारी कंट्री में बात करें तो 2010 में ये 1500 के अराउंड थी और 2020 यानी कि करंट ईयर की मैं बात करूं तो इस टाइम 2976 है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल के आसपास पॉपुलेशन हो चुकी है हमारी कंट्री के अंदर टाइगर की। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा
बी हो जाएगा। बी का मतलब है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि द पद्मनाभ स्वामी टेम्पल समटाइम्स सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू द विच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। यानी कि आपको यह बताना है कि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो हमारी कंट्री के अंदर है, इसे किस आर्किटेक्चर स्टाइल में इसे क्रिएट किया गया, इसे बनाया गया था, यह बताना है। तो ऑप्शन आपकी कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है चोला आर्किटेक्चर, आप बोल सकते हो। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है चेरस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ये। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है पांड्या स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जाए होयसला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास। चार ऑप्शन में से आइडेंटिफाई करिए कि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो हमारी कंट्री के अंदर है, ये किस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के द्वारा इसे बिल्ड किया गया था हमारी कंट्री में। अब ये रिसेंटली न्यूज में होने की वजह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए बताइए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि चेयर्स स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ये पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की अगर हम बात करते हैं तो। ये 8th सेंचुरी में हमारी कंट्री में 8th सेंचुरी में इसे बनाया गया था, ठीक है। और जब ये बनाया गया तब ये मेनली जो मटेरियल यूज किया गया था, इसे वुड यूज किया था। बाद में इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके इसमें ग्रेनाइट वगैरह भी यूज करके इसे ठीक ठाक बना दिया गया था, ठीक है। तो यानी कि ये बोल सकते हो कि भी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कुछ और बातें भी आपको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली न्यूज में होने की वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री के जो अंदर है उसने एक डिसीजन दिया है कि भी ये डिसीजन दिया था कि त्रावणकोर रॉयल फैमिली जो है वो इसे मैनेज करेगी, इसका ध्यान रखेगी, जो कि केरला में यानी कि तिरुवनंतपुरम में आप कह सकते हैं ये एग्जिस्ट करती है ये टेम्पल। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाता है। बाकी आप ये भी बोल सकते हैं कि 108 होली टेम्पल जो हमारी कंट्री के अंदर वैष्णविज्म के ऊपर है, उनमें से ये एक टेम्पल है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द तांगम लैंग्वेज विच इज मार्क्ड क्रिटिकल डेंजर बाय द यूनेस्को इज स्पोकन इन विच स्टेट। यानी कि ऐसी कौन सा स्टेट है हमारी कंट्री के अंदर जिसके अंदर ये लैंग्वेज यानी कि तांगम लैंग्वेज बोली जाती है। तो आपको वो स्टेट आइडेंटिफाई करना है जिसे रिसेंटली यूनेस्को ने इसे क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी के अंदर इस लैंग्वेज को डाला हुआ है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि ये जो लैंग्वेज है यानी तांगम लैंग्वेज जो है ये बिलोंग्स करती है केरला स्टेट से हमारी कंट्री के अंदर। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है लैंग्वेज। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है ये अरुणाचल प्रदेश यानी कि नॉर्थ ईस्ट से ये बिलोंग करती है तांगम लैंग्वेज भाषा। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि मिजोरम से बिलोंग करती है तांगम लैंग्वेज। तो ये चार ऑप्शन है, चार स्टेट के नाम है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि भी क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी वाला ये लैंग्वेज हमारी कंट्री में किस स्टेट से बिलोंग करती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि हमारी कंट्री में अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश में बोली जाने वाली एक लैंग्वेज है, क्योंकि अब इस लैंग्वेज को बोलने वाले सिर्फ 253 लोग ही हैं हमारी कंट्री में जो कि इस लैंग्वेज को यानी तांगम लैंग्वेज को बोलने वाले हैं। और इस वजह से ही इसे यूनेस्को द्वारा इसे इंडेंजर कैटेगरी में डाला गया था। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने एक बुक लिखी है, ठीक है, जिसका नाम बुक का नाम है तांगम एंड इथनोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ क्रिटिकल इंडेंजर ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जिसके अंदर की जो आदि ट्राइब जो है अरुणाचल प्रदेश की वो ट्राइबल लोग जो होते हैं वो इस लैंग्वेज को बोलते हैं। और अब 253 यानी 253 लोग ऐसे बचे हैं जो इस लैंग्वेज को बोलते हैं, जिस वजह से ये यूनेस्को ने इसे इंडेंजर कैटेगरी में भी रखा हुआ है। और ये लैंग्वेज बिलोंग करती है तिब्बतन बर्मन जो लैंग्वेज फैमिली है उससे ये बिलोंग करती है। मेनली आप ये बोल सकते हैं तानी ग्रुप के अंतर्गत ये लैंग्वेज आती है। अब ये लैंग्वेज सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन में ही यूज करती है, यानी कि आप ये बोल सकते हो रिटर्न अब इसका कुछ भी मटेरियल हमारे पास नहीं है और बोलने वाले भी सिर्फ अब 253 ही लोग रह गए हैं, जिस वजह से ये काफी न्यूज में भी है। और जो कि चीफ मिनिस्टर ने इस बुक को रिलीज किया है, इस वजह से आप कह सकते हो कि भाई ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है,
ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी का मतलब ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है लैंग्वेज। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द चाबहार पोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारी कंट्री और दूसरी कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी कर रही है, जिसके अंदर ये चाबहार पोर्ट भी उनमें से एक है। तो आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है आपके पास, स्टेटमेंट 1, 2, 3, इन तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कि भाई करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, और उस करेक्ट स्टेटमेंट को ध्यान रखते हुए आपके पास ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर 4 ऑप्शन देख लेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, इट लाइज एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द पर्शियन गल्फ विद द अरेबियन सी, यानी कि अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ, इसके बीच की जो जगह है जहां पे ये मिलती है, उस जगह पर ये पोर्ट लोकेटेड है, चाबहार पोर्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है आपसे, इंडिया सीक्स टू कनेक्ट सेंट्रल एशिया थ्रू दिस पोर्ट। अब हमारी कंट्री सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होने के लिए इस पोर्ट पर ध्यान रखे हुए, यानी कि इसके जरिए काम करवा रही है, ऐसे अटैच है, जुड़ी हुई है हमारी कंट्री, क्योंकि वो चाहती है कि भी इस पोर्ट के थ्रू सेंट्रल एशिया से कनेक्शन क्रिएट किया जा सके हमारी कंट्री का। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट इज द पार्ट ऑफ चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी, कि चाइना की जो मोती की नीति कह लीजिए, यानी कि पर्ल स्ट्रेटजी है, उसके तहत ये पोर्ट क्रिएट किया गया है, आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। इस हिसाब से आपके पास अब 3 स्टेटमेंट हो गए। तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपके पास अब 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे ऑप्शन सी में बोला जा रहा है आपसे कि स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 3 ये करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ऑल 3 स्टेटमेंट 1, 2, 3 ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और अपना आंसर कमेंट करके भी बताइए भाई क्या है आपका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो ऑप्शन बी है। बी का मतलब ये हुआ सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यानी कि हमारी कंट्री चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रही है किसकी कोलैबोरेशन के साथ, ईरान और अफगानिस्तान की हेल्प से, ताकि सेंट्रल एशिया के साथ हमारा कनेक्शन हो सके। यानी कि ये बोलूं कि हमारी कंट्री का रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ सके सेंट्रल एशिया के साथ, इसलिए इस पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। थोड़ा डिटेल में इसकी लोकेशन के बारे में और जान लेते हैं इस मैप के थ्रू। जैसे कि ये आप मैप देख रहे हैं, इधर ये हमारी कंट्री इंडिया है और ये गुजरात वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, मुंबई इधर कहीं आसपास, यानी कि महाराष्ट्र में मुंबई का एरिया यहाँ है। तो भाई हमारी कंट्री का जो गुजरात वाला जो रीजन है जहाँ पे कांडला पोर्ट भी है, यहां से इसे कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ईरान में एक चाबहार पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है ताकि इस रूट से हम लोग अफगानिस्तान में एंटर कर सके और उसके बाद सेंट्रल एशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी हो सके। ठीक है, और खास बात यह है इस पोर्ट के बारे में कि भाई चाइना ने भी इसके ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के अंदर एक और पोर्ट डेवलप करी है जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट। ठीक है, ग्वादर पोर्ट चाइना डेवलप कर रही है और हमारी कंट्री डेवलप कर रही है चाबहार पोर्ट। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भाई ये दोनों जो पोर्ट है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंडिया चाइना की रिलेशनशिप और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और ये दोनों जो पोर्ट है इनके बीच में 72 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है इन दोनों पोर्ट के बीच में, आप बोल सकते हो। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। बाकी कुछ फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इंडिया डेवलप कर रही है चाबहार पोर्ट विद द कोलैबोरेशन ऑफ ईरान एंड अफगानिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर जो ग्वादर पोर्ट डेवलप किया जा रहा है वो चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। और मेनली जो हमारा जो थीम है इस पोर्ट को डेवलप करना बड़ा सिंपल है कि हम लोग चाहते हैं अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया, यानी कि ओनली सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। और जो लोकेशन की बात की गई थी, लोकेशन आप देख सकते हैं ये गल्फ ऑफ ओमान के आसपास, यानी कि अरेबियन सी और गल्फ ऑफ ओमान का जो ये एरिया है यहाँ पर ये पोर्ट है ईरान के साथ। ठीक है, और अगर हम बात करें पर्शियन गल्फ, तो ये देखिए पर्शियन गल्फ काफी दूर है यहाँ से गल्फ। ठीक है, तो इसका पर्शियन गल्फ से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द इन्फ्लेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि इन्फ्लेशन यानी कि इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है ये टर्म के बारे में 2 स्टेटमेंट आपको गिवन है, ये स्टेटमेंट 1 है और इसके बाद नीचे स्टेटमेंट 2 है। इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपने बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो पहले बोला जा रहा है, इट इज द इंडिकेट
इंडिकेटिव ऑफ द इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ द कंट्रीज करेंसी, यानी कि हमारी कंट्री की जो करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर अगर इंक्रीज हो जाती है, इस टर्म को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो स्टेटमेंट 1 में आपसे ये बोला जा रहा है कि यानी कि हमारी करेंसी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाए तो इट मींस हम इसे बोलेंगे इन्फ्लेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको ये बोला जा रहा है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट मेजर द एवरेज प्राइस चेंज इन अ बास्केट ऑफ द कमोडिटीज एंड द सर्विस ओवर टाइम, यानी कि एवरेज प्राइस के अंदर जो एवरेज चेंज आता है जब हम बात करें किसी कमोडिटी और सर्विस का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसे इन्फ्लेशन के रूप में आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट है, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है कि भाई नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि ओनली सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। भैया जब इन्फ्लेशन बढ़ता है हमारी कंट्री के अंदर, इन्फ्लेशन अगर राइज होता है, इट मींस ये होता है कि भाई जो हमारी जो परचेजिंग पावर होते हैं वो इंक्रीज नहीं होती, वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, उसके बाद अब इन्फ्लेशन को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो आप ये बोल सकते हो इन्फ्लेशन रेफर टू द राइज इन द प्राइस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डेली यूज और कॉमन यूज, यानी कि डेली यूज में जो चीजें हम यूज करते हैं या कोई ऐसी सर्विस जो हमारे लिए काफी मैंडेटरी है सर्वाइवल के लिए, तो उन चीजों की प्राइस में अगर कुछ इंक्रीज हो जाता है तब हम बोलते हैं कि भाई ये इन्फ्लेशन हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर, जिसके अंदर आप बोल सकते हैं फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, ठीक है, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट और कंज्यूमेबल स्टेपल्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पहले तो इसकी डेफिनेशन क्लियर आपको होनी चाहिए। अगर आप बात करें कि इन्फ्लेशन में मेजर किया जाता है तो भी मेजर किया जाता है एवरेज, जैसा कि आपको स्टेटमेंट 2 में बोला गया था, एवरेज प्राइस चेंज इन अ बास्केट ऑफ कमोडिटी एंड द सर्विस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ फिक्स पीरियड टाइम के लिए जो भी प्राइस इंक्रीज होता है किसी कमोडिटी और सर्विसेज में, उसका जो एवरेज होता है उसे हम इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया, करेक्ट आंसर हमारा बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। थोड़ा और जान लेते हैं कि हमारी कंट्री में भी ये जो इन्फ्लेशन है इसे कैलकुलेट करने वाली इंस्टीट्यूशन कौन है। ये हमारी कंट्री के अंदर है एनएसए, यानी कि नेशनल सैंपलिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, एनएसओ जो है वो हमारी कंट्री में ये इसे कैलकुलेट करती है। और ये आती है एनएसओ जो हमारी कंट्री में आती है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशन आती है, जो कि मेनली WPI और CPI, ठीक है, ये दोनों चीजों को कैलकुलेट करती है। WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो दोनों ही प्राइस इंडेक्स को हमारी कंट्री में कैलकुलेशन करने का और इस डाटा को पब्लिश करने का काम NSO करती है हमारी कंट्री है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये आती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हमारा बी, यानी कि सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। अच्छा, अब कमेंट करके बताइए कि भाई आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही करे हैं। ठीक है, अगर आपको भाई कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और इस तरह से आप मुझे थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी एजुकेशनल वीडियो, यानी कि जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजफुल वीडियो वो ला सकूं। ठीक है, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल और अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो का हमारा 100th एडिशन था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और इसके पहले के जो वीडियो है वो भी आप देख रहे होंगे। ठीक है, जो भी आपके एक्सपीरियंस है कमेंट करके जरूर बताइएगा।